अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। जैसा कि हम लोगों ने पीपीएससी के 2017 के पेपर्स का सलूशन स्टार्ट किया हुआ है। आज उसी सिलसिले की ये सेकंड वीडियो है। हमने फर्स्ट वीडियो में 1 से 5 तक क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, द वर्क डन बाय फोर्स एफ थ्रू आर डिस्प्लेसमेंट आर, और हमें 4 ऑप्शंस दे दिए गए। हमें क्वेश्चन में एक तो फोर्स गिवन है, दूसरा नंबर पे डिस्प्लेसमेंट गिवन है। तो सबसे पहले तो आपको वर्क डन का फॉर्मूला आना चाहिए, फिर हम इसका जो करेक्ट आंसर है वो निकाल सकते हैं। तो ये वर्क डन का फार्मूला सेकेंड ईयर की बुक जो 7 चैप्टर है उसमें आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, वही फार्मूला यहाँ यूज़ कर लें कि एफ की और डी की डॉट ले लें। अब देखें यहाँ पर हमारे पास डॉट अगर हम लेते हैं इनकी 2 × 3 प्लस -1 × 2 प्लस -1 × -5। अब देखिए यहाँ हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं, हमने उनके i, j और k कंपोनेंट्स की प्रोडक्ट का सम लिया। तो हमारे पास देखिए 11 -2 9। तो यहाँ देखें 3 है, 6 है, 9 और 12। तो हमारा करेक्ट आंसर जो है वो क्या होगा, 9 होगा। यहाँ पे एक और बात भी समझ लें कि जो असल में हमारी डॉट प्रोडक्ट होती है वो क्या करती है, वेक्टर को, हमारे पास 2 वेक्टर्स थे उनको स्केलर में चेंज कर देती है। यानी ये याद रखिएगा, ये ऑप्शन भी पूछा जा सकता है आपसे कि जो डॉट प्रोडक्ट होती है वो क्या कर देती है, वेक्टर्स को स्केलर में चेंज कर देती है। इसी तरह क्रॉस प्रोडक्ट 2 जब हम वेक्टर्स की देते हैं तो वो वेक्टर में ही चेंज हो जाती है, उसमें स्केलर आंसर नहीं आता। अब नेक्स्ट 7 क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। एनी 3 वेक्टर्स ए बी सी आर कोप्लेनर इफ एंड ओनली इफ। तो हमें ये 4 ऑप्शन दे दिए गए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप एक तो कोप्लेनर की डेफिनेशन को भी यूज़ कर सकते हैं। पहले नंबर पे तो आप सबको ये पता होना चाहिए कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होते हैं। तो अगर फर्स्ट कर लें, हमारे पास एक प्लेन है, अगर उस प्लेन के अंदर जो वेक्टर्स होंगे, अगर एक ही प्लेन के अंदर वेक्टर्स मौजूद है तो वो क्या होते हैं, कोप्लेनर होते हैं। लेकिन अगर वेक्टर फर्स्ट कर लें एक प्लेन में और एक प्लेन के बाहर है तो ये कोप्लेनर नहीं, ये नॉन कोप्लेनर होंगे। तो कोप्लेनर के लिए हमने एक थ्योरम भी पढ़ा हुआ है, सेकंड ईयर का 7 चैप्टर है, वहाँ पे हमने पढ़ा हुआ है 3 वेक्टर्स कोप्लेनर कब होते हैं, अगर उन तीनों वेक्टर्स की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ली जाए और वो 0 आ जाए। और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम कैसे लिखते हैं, डॉट b क्रॉस c। अगर वो 0 आ जाए तो वेक्टर्स क्या होते हैं, कोप्लेनर होते हैं। तो इस डेफिनेशन को यूज़ करके हम इसका करेक्ट आंसर देख सकते हैं। आप देख सकते हैं इन चारों में से ये वाला हमारा करेक्ट आंसर बन रहा है। मज़ीद हम इसके कॉन्सेप्ट की तरफ भी आते हैं, वो क्या है। अब आप देखिए, अगर हमारे पास एक प्लेन है, हम इन ऑप्शंस को अगर डिस्कस करें तो हमारे पास अगर फर्स्ट कर लें 2 वेक्टर्स है बी और सी। ये बी वेक्टर आ गया हमारे पास और ये सी वेक्टर। अब देखिए इसकी ए के साथ डॉट है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए बी क्रॉस सी कैसा वेक्टर होता है। वो एक ऐसा वेक्टर होता है जो इन दोनों को आपस में, इन पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। किसी भी 2 वेक्टर्स की जो क्रॉस होती है वो उन्हीं 2 वेक्टर्स पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। जो आप देखें ए और बी क्रॉस सी की जो डॉट है वो 0 है। आप लोगों ने एक थ्योरम पढ़ा हुआ है, ए 2 वेक्टर्स की जो डॉट होती है अगर वो 0 हो तो वो क्या होते हैं, आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। अब हमने देखना है ये बी क्रॉस सी पर ए परपेंडिकुलर, बी क्रॉस सी ये है तो इसका मतलब जो ए है वो भी यहीं पे कहीं होगा, क्योंकि फिर ही ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। तो अगर हम देखें तो ए बी सी तीनों एक ही प्लेन में आ रहे हैं। अगर ये एक ही प्लेन में आ रहे हैं तो ये कोप्लेनर होंगे। तो इस हिसाब से भी हमारे यही ऑप्शन बन रहा है। अब नेक्स्ट को भी डिस्कस कर लेते हैं, ये क्यों नहीं है। अब देखें इसमें क्रॉस, पहले ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी नहीं बन रही और कभी भी इस तरह डबल डॉट नहीं आती।
ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता है। ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है। अगर हम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की बात करें, इसकी भी अगर हम डायग्राम बना के देखें तो देखिए ये क्या बन रहा है कि यहाँ पर बी क्रॉस, यानी पहले हमें दो वेक्टर्स चाहिए बी और सी, हमारे पास ये दो वेक्टर्स आ गए। अब बी क्रॉस सी एक ऐसा वेक्टर होता है जो इन दोनों पर परपेंडिकुलर है, तो वो ये आ जाएगा। अब एक ही इसके साथ क्रॉस लेनी है, और आपको ये भी पता है कि दो जो वेक्टर्स होते हैं अगर उनकी क्रॉस ज़ीरो हो तो वो आपस में क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो इसका मतलब जो बी क्रॉस सी है वो ए के पैरेलल है। ए हमारा जो होगा फर्ज करें यहाँ पे है, तो ये तो आपस में पैरेलल है। और ए वेक्टर देखें इस प्लेन से बाहर हो गया, तो ये भी कोप्लेनर नहीं हो सकता। तो ओनली हमारे पास यही ऑप्शन बचता है जो कोप्लेनर होगा। देखिए 8 क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। दी वेक्टर्स, हमें दो वेक्टर्स दे दिए गए और पूछा जा रहा है ये पैरेलल है, कोलिनियर है, कोप्लेनर है, या इनमें से कोई भी नहीं है। तो सबसे पहले तो आप इन सबको, पैरेलल के लिए आपने एक डेफिनेशन पढ़ी हुई है कि दो वेक्टर्स जो होते हैं वो कब पैरेलल होते हैं, अगर उनकी क्रॉस ज़ीरो आ जाए। तो आप पहले इनकी क्रॉस चेक करके देख लें क्या वो ज़ीरो आ रही है या नहीं। तो देखिए इन दोनों वेक्टर्स की अगर हम क्रॉस ले लेते हैं तो हम कैसे लेते हैं, आई जे के, और फर्स्ट के कंपोनेंट हम लिख लेते हैं, सेकंड के कंपोनेंट्स, और इसका डिटर्मिनेंट ओपन करते हैं। हमारे पास देखिए 4 + 4 -8 -3 और -8 + 3। तो यहीं से वैसे हमें पता चल रहा है, देखिए यहाँ 8 आ रहा है, तो इसका आंसर 0 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये पैरेलल नहीं होंगे। अब हम कोलिनियर की बात करते हैं, सेकंड ऑप्शन को। कोलिनियर की डेफिनेशन क्या होती है, अब पहले कोलिनियर का कंसेप्ट भी समझ लें। फर्ज करें हमारे पास ये एक लाइन है, इस लाइन के अंदर अगर कोई हमारे पास दो वेक्टर्स हैं एक ही लाइन में, तो फिर हम इसे कोलिनियर वेक्टर्स कह सकते हैं। और कोलिनियर की डेफिनेशन क्या होती है, दो वेक्टर्स जो है अगर ए और बी, कोलिनियर कब होते हैं, जब उन पर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो कि दोनों वेक्टर्स इक्वल आ जाएं और साथ कोई यहाँ कांस्टेंट हो। तो अब इसमें हम कैसे चेक करेंगे, देखिए हमें दो वेक्टर्स दे दिए गए हैं, आपने देखना है किसी में से कोई चीज़ कॉमन तो नहीं आ रही, और कॉमन लेके दूसरे की कोई इक्वल तो नहीं आ रहा। और देखिए इस वेक्टर में भी कोई चीज़ कॉमन नहीं है, ना इस वेक्टर में कोई चीज़ कॉमन आ रही है, तो इसका मतलब ये कोलिनियर भी नहीं हो सकता। इसके बाद कोप्लेनर की बात करें, जैसे कोप्लेनर के बारे में डेफिनेशन आपने पढ़ी है कि जो तीन वेक्टर्स जो होते हैं वो कोप्लेनर कब होते हैं, जब उनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होती है वो 0 आ जाए। तो यहाँ पर हमें दो ही वेक्टर दे दिए गए हैं, तीन नहीं है, तो ये कोप्लेनर भी नहीं हो सकते और नन नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा अब देखें पैरेलल, कोलिनियर और कोप्लेनर नहीं है, तो फिर लास्ट ऑप्शन हमारे पास नन का ही बचता है। तो ये क्या होंगे, नन होंगे। अगर आपको ये बाकी वैल्यूज़ के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो वो इस दफ़ा पेपर में चेंज भी कर सकता है, इसलिए आप चेक कर लेंगे पैरेलल के लिए ये वाली कंडीशन, कोलिनियर के लिए ये, कोप्लेनर के लिए ये। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं। हमें कहा जा रहा है दो वेक्टर्स हैं हमारे पास, उनकी डॉट 0 है और क्रॉस 0 है, तो फिर ए और बी क्या होंगे। वैसे तो आप देखें डेफिनेशन आपने ये पढ़ी हुई है, ए और बी की अगर क्रॉस जो होती है वो 0 तो वो क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। लेकिन यहाँ पर देखें हमें दोनों ऑप्शन दिए गए हैं, ए क्रॉस बी भी 0 और ए डॉट बी भी 0 है, तो इसका मतलब है कि ये पैरेलल तो नहीं होंगे, क्योंकि साथ उसने डॉट भी कहा हुआ है और दरम्यान में एंड का यानी उसने लफ्ज़ यूज़ किया है। अब डॉट 0 अगर हो तो वो परपेंडिकुलर होते हैं। अगर सिर्फ ये ऑप्शन होता कि ए डॉट बी = 0 ये ना होता फिर तो हम लिख देते परपेंडिकुलर, या अगर ये ना होता और सिर्फ ये होता फिर हम पैरेलल लिख देते। तो इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन तो नहीं है, हम इसको कैंसिल कर देते हैं। अब हम इस ऑप्शन की तरफ आते हैं कि ए और बी 0 तो नहीं है, तो उसके लिए इसकी वैल्यूज़ निकाल के देखते हैं। देखिए हमारे पास फर्स्ट हम ये यूज़ करते हैं
ए डॉट बी हमें अगर ज़ीरो दिया गया है तो आप इस पे फार्मूला अप्लाई करें कि फर्स्ट की मैग्नीट्यूड सेकंड की कॉस थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो है। और इसी तरह सेकंड नंबर में हमें ये चीज़ गिवन है इस क्वेश्चन में कि क्रॉस बी ज़ीरो है, तो इस पर भी फार्मूला लगाएं, फर्स्ट की मैग्नीट्यूड सेकंड की मैग्नीट्यूड साइन थीटा, यहाँ यूनिट वेक्टर आता है वो दूसरी तरफ जाके ज़ीरो हो जाएगा। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस के स्क्वायर करके ऐड कर लें तो हमें ए बी की वैल्यूज मिल जाएंगी। देखें ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो। हमने क्या किया है, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन के स्क्वायर करके इन्हें ऐड किया है। अब इन दोनों में से आप देख सकते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन है, हमारे पास अंदर रह जाता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और आपको इसकी वैल्यू का पता है ये 1 होती है, तो हमारे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो, दोनों तरफ अंडर रूट लेने, तो दो की प्रोडक्ट ज़ीरो आ रही है, तो इसका मतलब ए और बी क्या होंगे, ज़ीरो होंगे। तो देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन मौजूद है ए एंड बी आर ज़ीरो, तो इसका मतलब यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अगर ये भी आंसर ना आता तो फिर नन हमने लिख देना था। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस कर, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस करते हैं। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड विद साइड, हमें 3 वेक्टर्स दे दिए गए हैं और इसका वॉल्यूम पूछा जा रहा है। तो वॉल्यूम के लिए आपने पहले पैरेललोपिड के बारे में जानना है। क्या होता है कि पैरेललोपिड एक ऐसी डायग्राम होती है जिसकी हर साइड एक पैरेललोग्राम होती है। हमारे पास अगर ये एक पैरेललोग्राम है और ये 3D शेप में होगी, ये पैरेललोपिड है, इसकी हर साइड अगर आप देखें तो एक पैरेललोग्राम है। और जब भी इसका वॉल्यूम फाइंड करना हो, ये भी आपको सेकंड ईयर के 7 चैप्टर में इसका फॉर्मूला मिल जाएगा। क्या था कि हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड कर लें तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड आ जाती है। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं हम इन तीनों के डिटर्मिनेंट की वैल्यू ओपन करेंगे। देखें ए, पहले यहाँ पे ए वेक्टर ए के कंपोनेंट्स दिखते हैं, यहाँ पे इसमें आई और जे वाला कंपोनेंट है, के वाला ज़ीरो, इसमें आई वाला कंपोनेंट नहीं दिया गया इसलिए वो ज़ीरो लिख रहे हैं, और इसमें तीनों कंपोनेंट्स गिवन है। इसका डिटर्मिनेंट ओपन करें 1 - 2, यहाँ माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा हमारे पास, इसकी वजह से ये आगे वाली वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। -1 और ये -6 और -4 -10। अब देखें यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस में -10 कहीं पे भी मौजूद नहीं है, लेकिन क्योंकि जब हम वॉल्यूम मालूम करते हैं तो जो माइनस होता है उसको ओमिट कर देते हैं, तो हमारा यही सही ऑप्शन होगा। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर फर्ज कर लें हमसे वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन पूछ दिया जाए, तो उसके लिए आप याद रखिएगा, उसका वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हम 1/6 पर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को डिवाइड भी कर देते हैं। यानी आपने जो ये आंसर निकाला, अगर इस क्वेश्चन में पैरेललोपिड की बजाय वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन कह देता तो आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल के उसको 6 पे डिवाइड कर देते। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 को डिस्कस करते हैं। देखिए इसमें कहा जा रहा है अ पार्टिकल ऑफ मास m इन अ सर्कल रेडियस r दे दिया गया है, वो कांस्टेंट स्पीड भी बता दी गई है। तो हमने f के मुताबिक बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। तो असल में इसके लिए, इस चीज़ को करने के लिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर एक डेफिनेशन यूज़ की गई है सेंट्रीपिटल की। वो क्या होती है, जब हम फर्ज कर लें हमारे पास एक पार्टिकल है, जैसे एक बॉल है, अगर हम उसको रस्सी से बांध के उसको घुमाना शुरू कर देते हैं तो उस पर कौन सी फोर्स लग रही होगी, इसको हम डायग्राम के जरिए देखते हैं। फर्ज कर लें आपके पास एक बॉल है, इसको हम सर्कल की शक्ल में मार रहे हैं और इसको हमने रस्सी से बांधा हुआ है। अब देखें इनके दरमियान हमें जो रेडियस है वो दे दिया गया r है, और हमें स्पीड भी बता दी गई, यानी ये जो बॉल है इसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट स्पीड v के साथ यानी ये अप्लाई कर रहा है। तो अब इसका अगर हम पूरा प्रूफ करें तो काफ़ी टाइम लगेगा। आप सिंपल याद रखें, हम क्या होता है कि यहाँ पे सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई किया जाए, वो क्या था, F = ma।
सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन में फिर हमें यहाँ पर ए की वैल्यू चाहिए होगी। ए की वैल्यू निकालने का तरीका क्या होता था, हम लीनियर स्पीड का स्क्वायर करते थे और उसको रेडियस पर डिवाइड कर देते थे। अब देखें यहाँ पर हमारे पास लीनियर स्पीड कितनी दी गई है v, इसका स्क्वायर, और हमारे पास रेडियस कितना है r, तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी वह v स्क्वायर ओवर r। इनको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे देखें करेक्ट ऑप्शंस में हमारे पास ये वाला आंसर बन रहा है। देखिए ऑप्शन नंबर हम 12 को डिस्कस करते हैं। यहाँ लिखा जा रहा है द सेंटर ऑफ मास ऑफ थिन रॉड ऑफ ए लेंथ l इज, हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। तो आप इसके लिए सबसे पहले देखें कि हमारे पास एक रॉड उन्होंने बताया हुआ है, थिन रॉड है, और उसकी जो लेंथ हमें बता दी गई है, यानी यहाँ से यहाँ तक इसकी जो लेंथ बताई गई है वो l बताई गई है। हमने इसका सेंटर ऑफ मास मालूम करना है। अब आपको पता है जो सेंटर मास हमेशा वो किसी भी पार्टिकल के सेंटर में लाई करता है। अगर यहाँ हम सेंटर की बात कर रहे हैं तो टोटल लेंथ हमारे पास l थी, तो बाकी कितनी रह जाएगी, ये भी l/2 रह जाएगी और ये भी l/2। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो l/2 आएगा। अगर हमारे पास वो कहता कि इस रॉड को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो फिर ये ऑप्शन आता, 3 में कहता तो ये ऑप्शन आता। अब नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 13 को डिस्कस करते हैं। द सेंटर ऑफ द मास ऑफ द सेमी सर्कल लैमिना, यहाँ पर सेमी सर्कल लैमिना लिया गया है और ये हमें एक विशन दे दी गई है और उसका अपर हाफ हमने देखना है कहाँ पे लाई कर रहा है, ओरिजिन में, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में या किसी में भी। सबसे पहले हम इसकी डायग्राम बना देते हैं। हमें इस पहले सेमी सर्कल चाहिए, वो ले लिया। अब हमने ये देखना है कि ये इसकी जो इक्वेशन दी गई है उसके मुताबिक इसका सेंटर पहले तो देखेंगे कहाँ पे बन रहा है। यहाँ पे देखें वैसे तो जो सर्कल की इक्वेशन होती है वो हम जानते हैं x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर होता है। ए और बी हमेशा सेंटर को जाहिर करते हैं। यहाँ पर ए और बी की वैल्यूज नहीं दी गई हैं, इसका मतलब वो ज़ीरो है। अगर वो ज़ीरो है तो इसका मतलब जो इस लैमिना का सेंटर है वो हमारा ओरिजिन पे होगा। पहली बात तो हमें ये कंफर्म होगी कि इसका जो सेंटर है वो ओरिजिन पे होगा। हमने सेंटर ऑफ मास, अब किसी भी पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास आपको पता है वो हमेशा उसका जो भी पार्टिकल उसके सेंटर में मौजूद होता है। अब ये सेंटर में है, ये हमारे पास देखें एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और ये हमें सेंटर ऑफ मास के मुताबिक पूछा जा रहा है जो कहाँ पे मौजूद है, वाई एक्सिस के ऊपर। तो हम देखें ओरिजिन वाला भी नहीं आएगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। आज की वीडियो में हमने 6 से 13 तक क्वेश्चन डिस्कस किए। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम नेक्स्ट क्वेश्चन को भी डिस्कस करते हैं। आप चाहते हैं अगर जल्द से जल्द मैं बाकी वीडियोस बनाऊं तो वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, और जो मेरे नए चैनल पे न्यू कमर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि उनको आने वाली नई वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू।